तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता ये मून अचानक ही हमारी अर्थ के नजदीक आने लगे तो क्या होगा। क्योंकि आज जो मैं आपके लिए मूवी एक्सप्लेनेशन लाया हूँ उसके अंदर कुछ ऐसे ही दिखाया गया है कि कैसे अनजान कारणों से हमारा मून अचानक हमारी अर्थ के नजदीक आने लगता है। तो अब जल्दी से चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है मून फॉल। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नासा का अपोलो 11 मिशन, और फिर कहानी पहुंचती है 12 जनवरी 2011 के वक्त, जहां हमें स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को काम करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें होते हैं ब्रायन, उसकी साथी फॉलर और उन्हीं दोनों का एक दोस्त मार्कस। और तभी अचानक से कोई चीज इनकी स्पेस शटल से आके टकराती है, जिससे इनका शटल अपना बैलेंस पूरी तरह से खो देता है और स्पेस में घूमने लगता है। और जिस वक्त ये टकराव हुआ था उस वक्त ब्रायन और मार्कस दोनों ही बाहर थे। जहां ब्रायन तो किसी तरह से स्पेस शटल के अंदर आ जाता है, पर बेचारा मार्कस वो तो स्पेस में ही चला जाता है, और उस पर भी बुरे हाल ये कि उसका ऑक्सीजन कनेक्शन भी कट चुका था। खैर, किसी तरह से ब्रायन स्पेस शटल के अंदर आता है, जहां फॉलर बेहोश पड़ी होती है। जहां ब्रायन जल्दी से शटल को कंट्रोल करके मार्कस को बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक की बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी एक्सीडेंट के बीच में ब्रायन की नजर मून पे पड़ती है, जिससे कोई चीज जोर से टकराई होती है। अब ये क्या है ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, ब्रायन किसी तरह से उस स्पेस शटल को बिना पावर के ही अर्थ पे लैंड करवाता है, क्योंकि वो नासा का एक बहुत ही अच्छा पायलट है। लेकिन इन सारे कामों का उससे जो सिला मिलता है वो तो उसने सोचा ही नहीं था। नासा इस पूरे मिशन में हुई गड़बड़ी का बिल बेचारे ब्रायन पे फाड़ देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब एक सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ है, जिसके बारे में ब्रायन को पहले से ही पता होना चाहिए था। और क्योंकि इस मिशन में एक एस्ट्रोनॉट की जान चली जाती है, इस वजह से बेचारे ब्रायन की नौकरी चली जाती है, और नौकरी जाने की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़ देती है, और बेचारे का घर भी चला जाता है, और उसका बेटा भी उससे नफरत करने लगता है। और इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे पहुंचती है, जहां हमें इस मूवी का एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है केसी। और केसी मून के ऑर्बिट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी रिसर्च कर रहा होता है, और जब उसकी ये रिसर्च पूरी होती है और उसके सामने रिजल्ट आता है तो उसे देख करके तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद केसी तुरंत नासा के हेड ऑफिस में फोन करता है, पर वो लोग केसी की बात नहीं सुनते। हालांकि ये बात इतनी बड़ी होती है कि नासा वालों को भी कुछ ही देर में इसके बारे में पता चल जाता है, जो कि ये होती है कि किसी वजह से मून अपने ऑर्बिट से पूरी तरह से भटक चुका है, और अब कुछ ही हफ्तों में ये अर्थ से टकरा जाएगा। और ये बात जानने के बाद नासा वालों के तो समझ में ही नहीं आता कि अब करें तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। और इसी बीच केसी को याद आती है ब्रायन की, जो कि बहुत ही जल्द कुछ बच्चों से मिलने और उन्हें एस्ट्रोनॉमी को लेकर के कुछ बातें बताने के लिए आने वाला था एक जगह पर। तो केसी फौरन उसी तरफ निकल पड़ता है, ताकि वो ब्रायन को तो इसके बारे में बता ही सके। उधर हम बेचारे ब्रायन को देखते हैं, जो कि अपने घर में अकेला पड़ा होता है, और उसके दरवाजे पे उसका मकान मालिक ठकठका रहा होता है, क्योंकि ब्रायन ने 3 महीने से किराया नहीं दिया। उफ, ये मकान मालिक भी बिल्कुल भी सब्र नहीं करते। जिसके बाद ब्रायन उठता है और तुरंत अपनी खिड़की से कूद करके भाग जाता है, और वो सीधे उन्हीं बच्चों से मिलने पहुंचता है, जहां ब्रायन का इंतजार केसी कर रहा होता है। केसी ब्रायन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से भटक चुका है और वो बहुत ही जल्द अर्थ से टकराने वाला है, जिसके बारे में जान करके ब्रायन कहता है कि क्या यार, बुड़बक समझा है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है। और वो उसे पागल समझ करके गार्ड्स के हवाले कर देता है, जो कि बेचारे केसी को उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। वहीं अचानक से ब्रायन को पता चलता है कि उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि उसके पास से कुछ नशीले पदार्थ मिले हैं। जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है, जहां ब्रायन की एक्स वाइफ का सेकंड हस्बैंड टॉम ब्रायन के बेटे के लिए एक वकील करता है। पर जब अदालत में इन लोगों की सुनवाई हो रही होती है तो वो वकील कुछ बोल ही नहीं पाता, और ब्रायन के बेटे को 4 हफ्ते की रिमांड पे भेज दिया जाता है। जिसके बाद तो ब्रायन टॉम के ऊपर काफी चिल्लाता है कि भाई कैसा वकील भेज दिया तूने। वहीं नासा के लोग मून के साथ हुई गड़बड़ी का पता लगाने के लिए एक स्पेशल मिशन तैयार करते हैं, और इस पूरे मिशन को लोगों से सीक्रेट रखने का तय करते हैं। लेकिन भाई केसी अपना वो कहाँ मानने वाला था, वो फौरन ही अपनी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है। जिसके बाद तो सभी को पता चल जाता है कि अब तो मून भाई अर्थ पे आने वाला है, जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच जाती है, और मीडिया वाले भी नासा के लोगों का गला पकड़ लेते हैं। जिसके बाद थक हार के उन्हें बताना ही पड़ता है कि मून के साथ क्या गड़बड़ी हुई है, और ये सब ब्रायन हॉपर भी देख रहा होता है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि केसी कोई पागल नहीं था और वो सच कह रहा था। जहां एक तरफ नासा वाले अपने लोगों को मून पे भेजते
वहीं ब्रायन केसी का पता ढूंढते हुए केसी के पास पहुंच जाता है और केसी उसे मून को लेकर के अपनी थ्योरी बताता है कि दरअसल मून कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि इसे किसी और बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है और ये असल में एक मेगा स्ट्रक्चर है। वहीं दूसरी तरफ नासा का मून की तरफ भेजा हुआ मिशन दिखाया जाता है, जहां वो लोग मून तक पहुंच जाते हैं और जब वो लोग उस गड्ढे में अपना एक स्पेस प्रोब छोड़ते हैं, तभी उस गड्ढे में से कोई अजीब सी एंटिटी बाहर आती है जो कि किसी तरह के नैनोटेक पे बनी हुई लग रही थी और वो नासा के सारे लोगों को मार देती है। मतलब उस मिशन पे गए हुए सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार देती है और ये सारी फुटेज नासा के हेड ऑफिस में बैठे हुए नासा के लोग देख रहे होते हैं, जिसे देख करके तो इन लोग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भाई अब ये क्या चीज है और किस तरह से इससे निपटें। उधर अर्थ पे भी अब मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि मून अब करीब आ रहा था और मून के अर्थ के करीब आते ही समंदर का पानी शहरों में घुसने लगता है, जिससे केसी और ब्रायन किसी तरह से अपनी जान बचा के भागते हैं। वहीं अब हमें आर्मी चीफ और नासा के चीफ की बीच की बातचीत दिखाई जा रही होती है, जहां आर्मी के मस्तक में एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से न्यूक्लियर मिसाइल से मून को ही उड़ा दें। पर क्योंकि अब नासा चीफ फॉलर है तो वो इस बात के लिए मना करती है और कहती है कि वो कुछ न कुछ तो ऐसा कर लेगी जिससे कि वो मून को वापस अपनी जगह पे कर दे। जिसके बाद इन्हें याद आता है कि नासा ने कई साल पहले एक EMP बम बनाया था जो कि इतना ताकतवर था कि इस तरह की किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सके। जिसके बाद फॉलर डिसाइड करती है कि वो इस बम का इस्तेमाल उस चीज को मिटाने के लिए करेगी। जिसके बाद कुछ आर्मी वाले हेलीकॉप्टर से ब्रायन के घर पहुंचते हैं और ब्रायन और केसी को अपने साथ ले लेते हैं, जहां कई सालों के बाद ब्रायन और फॉलर एक दूसरे से मिलते हैं। जहां फॉलर ब्रायन को वो चीज दिखाती है जिसने उन एस्ट्रोनॉट्स को मार डाला और ब्रायन को उसकी नौकरी वापस देती है और मौके की नजाकत देखते हुए ब्रायन भी उसकी बात मान जाता है। पर ये अपना ब्रायन है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा, तो वो फॉलर के सामने एक शर्त रख देता है कि उसके बेटे को जब जेल से आजाद कराया जाएगा तभी वो फॉलर के इस मिशन पे जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। जिसके बाद तो फॉलर करती ही क्या, बेचारी को उसके बेटे को वहाँ से छुड़वाना ही पड़ता है। वहीं इन लोग के स्पेस मिशन के लिए सिर्फ एक ही स्पेसशिप बची हुई थी जो कि काफी पुरानी थी और म्यूजियम में रखी हुई थी और ये लोग उसे ही ठीक करके अपने मिशन में इस्तेमाल करने का सोचते हैं और उस पुरानी स्पेसशिप को लॉन्च साइट पे लेके जाते हैं और उसी जगह पे ब्रायन का बेटा भी आ जाता है, जो कि सच में इतना नालायक है कि ब्रायन इस दुनिया को बचाने के लिए स्पेस में जा रहा है पर ये लड़का यहाँ भी उससे लड़ रहा है। खैर ब्रायन उसे समझा बुझा करके उस जगह से अपनी मॉम के पास भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का भी बुरा हाल है, क्योंकि सबको पता है कि मून अर्थ की तरफ आ रहा है तो हर तरफ डर और लूटपाट का माहौल है। वहीं जब ये लोग अपने स्पेसशिप की लॉन्च की तैयारी कर रहे होते हैं तभी एक जोरदार भूकंप का झटका आता है, जिससे उस वक्त हुए नुकसान का तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि उस भूकंप की वजह से इनका एक इंजन खराब हो चुका है और ये जान करके तो सबके हौसले ही पस्त हो जाते हैं और फॉलर तो हार ही मान लेती है और सभी वर्कर्स को उनके घर भेज देती है, या फिर कहा जाए तो सेफ जगह पे भेज देती है। पर तभी अचानक से इनके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिसमें ये लोग ये तरकीब लगाते हैं कि जब मून अर्थ के ऊपर से गुजरेगा तो ये उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके मून तक पहुंच जाएंगे, वो भी कम से कम पावर में। और ये लोग करते भी ऐसा ही हैं। लेकिन जब मून आता है तो वो अपने साथ भयानक ग्रेविटी वेव्स भी लाता है, जिससे बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। पर ये लोग किसी तरह से लॉन्च करने में कामयाब रहते हैं और साथ ही साथ केसी को भी अपने साथ इस मिशन पे ले लेते हैं। वहीं हम मून को देखते हैं जो कि अब अर्थ के बहुत ही नजदीक आ चुका होता है और उसके टुकड़े आग के गोलों की तरह अर्थ पे बरस रहे होते हैं। वहीं ये लोग एक स्पेस प्रोब के जरिए उस बॉम्ब को उस जगह तक भेजते हैं जहां शुरुआत में तो वो चीज नहीं आती, पर जैसे ही ब्रायन उस रिमोट से उस बम को एक्टिवेट करता है वो चीज फौरन ही निकल के आती है। पर वो उस बॉम्ब के पास जाने की वजह इन लोग की तरफ आने लगती है, जिसे देख करके इन लोग की तो हालत खराब हो जाती है और देखते ही देखते वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। जहां ब्रायन बहुत ही जल्द समझ जाता है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, वो फौरन ही उस रिमोट को तोड़ देता है, पर तब भी वो चीज अटैक करना नहीं रोकती। पर तभी उसे अचानक से याद आता है कि अरे यार, ये केसी भी अपने साथ मोबाइल लाया है, तो वो जल्दी से केसी का मोबाइल छीन के उसे तोड़ देता है। जिसके बाद वो चीज इन्हें छोड़ के चली जाती है और इनकी जान में जान आती है। और यहाँ पे इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर उस चीज को फंसाना है, इलेक्ट्रिसिटी काफी नहीं है, उसके साथ कोई नेचुरल लाइफ भी होनी चाहिए। पर इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो ये लोग सीधा मून के उसी गड्ढे के अंदर चले जाते हैं
जो कि किसी गहरी टनल की तरह था। वहीं अर्थ पे अलर्ट दिया जा रहा था क्योंकि अब मून जिस जगह से भी गुजरेगा वो उस जगह की पूरी ऑक्सीजन खींच लेगा। और इन्हीं सब चीजों के बीच किसी तरह से ब्रायन का बेटा अपनी मॉम के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद ब्रायन का बेटा और टॉम ऑक्सीजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि ये लोग उस ऑक्सीजन की मदद से कहीं किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच सकें। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन मून के अंदर पहुंच जाता है और उसके अंदर का नजारा तो इन लोगों को हैरान ही कर देता है, क्योंकि वाकई में यहाँ पे किसी की थ्योरी सच हो गई थी और मून अंदर से एक मेगा स्ट्रक्चर था जिसके बीच में लगा होता है एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार, और साथ ही हमें दिखाया जाता है वो चीज उस स्टार को अपने अंदर समाये हुए थी और फिर वो चीज इनकी तरफ आने लगती है तो ये उसे उस बॉम्ब से उड़ा देने का तय करते हैं। पर तभी इनके शिप का कंट्रोल इनके पास से चला जाता है और वो अपने आप ही रास्ता तय करने लगता है और इन्हें उस चीज से बचा करके एक अनजान जगह पे क्रैश लैंड करवाता है, जिसके बाद ये सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो इनके बीच से ब्रियन गायब था, जहाँ इनके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि मून के अंदर ऑक्सीजन था इनके सांस लेने के लिए। वहीं हमें ब्रायन को दिखाया जाता है जो कि एक और अनजान जगह पे होता है, जिसके सामने उसके बेटे के बचपन का रूप होता है, जिससे ब्रियन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं मून का डिफेंस सिस्टम हूँ और उसे प्रोग्राम किया गया था कि जब तुम यहाँ पर पहुँचो तो तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताया जाए। जहाँ खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा राज कि असल में मून को बनाने वाले तो इंसानों के पूर्वज थे जो कि बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थे और एक दूसरे प्लेनेट पे रहा करते थे। और वो लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे अलग अलग प्लैनेट्स पे भी रहते थे। साथ ही उन लोगों ने अपने बीच की सारी मुश्किलें दूर कर दी थीं और जंग जैसी चीज वो तो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन के रह गई थी। पर यहाँ पे जानने वाली सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी सभी सिस्टम को एक AI संभालता था और एक दिन अचानक से ही वो AI इन्हीं की ही जान का दुश्मन हो गया और कई सारे छोटे नैनोटेक AI वो सभी रोबोट्स आपस में मर्ज हो गए और बहुत ही पावरफुल हो गए, जिसमें कई सालों तक की इंसान और उस AI के बीच लड़ाई चलती रही पर इंसान हारने लगे। जिसके बाद बचे हुए इंसानों ने इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए, पर वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके उस जगह से दूर भेज पाए थे और जब तक कि बाकी स्ट्रक्चर बनते उस AI ने वहां पर भी हमला कर दिया और बचे कुचे लोगों को भी मार दिया। और इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया गया था ताकि वो एक प्लैनेट को ढूंढकर उसे इंसानों के रहने लायक बना सके। और जैसे ही ये सारी बातचीत खत्म होती है वहाँ पे केसी और फॉलर भी आ जाते हैं, जिसके बाद ब्रायन इन्हें सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर इन लोगों के तो कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ता कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। और इसी बीच जब ये लोग अपनी स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मून के सिस्टम ने इनके शिप को ठीक कर दिया था और ना कि सिर्फ ठीक बल्कि पहले से भी बेहतर कर दिया था। वहीं इनके बॉम्ब को भी और ज्यादा पावरफुल बना दिया था। वहीं अर्थ पे तो सबके बुरे हाल हैं क्योंकि अब मून जिस जगह से भी गुजरने वाला था वो ऑक्सीजन खींचने वाला था। तो ब्रायन का बेटा और टॉम दोनों ही मिलकर किसी तरह से ऑक्सीजन की जुगाड़ कर लेते हैं और अपनी फैमिली को लेकर के एक टनल तक पहुंचने लगते हैं ताकि वो लोग वहां पे सेफ रह सकें। पर इसी बीच टॉम की जो बेटी होती है उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और इस जगह पे टॉम अपनी बेटी को अपना खुद का ऑक्सीजन दे देता है। और अब क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं था तो वो बेचारा ज्यादा देर वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता और खुद मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी क्योंकि आर्मी वाले मून की तरफ अपनी मिसाइल भेजने वाले होते हैं। पर फॉलर का हस्बैंड भी आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर होता है तो वो किसी तरह से उन्हें रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन भी एक प्लान बनाता है कि वो यहाँ से निकल के सीधे उस मून से निकलने वाली टनल की तरफ जाएगा और उसी जगह पे उस AI को उस बॉम्ब के सहारे खत्म करेगा। और यहाँ पे ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ये लोग उस जगह से निकलते हैं और सीधे मून की उस टनल की तरफ चले जाते हैं। पर यहाँ पर एक और दिक्कत थी, किसी को उस बॉम्ब के साथ उस प्रोब में टिकना भी था, जिसके लिए ब्रायन अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होता है। पर फॉलर उसे रोकती है और इन दोनों की बहस के बीच में ही केसी उस प्रोब में चला जाता है जिसमें वो बॉम्ब रखा होता है, जहां वो ब्रायन को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे देता है और उस AI को खत्म कर देता है। और जैसे ही वो AI खत्म होता है मून अर्थ की सतह को छूता हुआ वापस अपनी जगह पे लौटने लगता है। और क्योंकि ये लोग अर्थ के बिल्कुल ही नजदीक थे तो बहुत ही आसानी से अर्थ के ऊपर लैंड कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन का बेटा और उसकी फैमिली भी सेफ होती है
यानी वो लोग उस टनल तक की सेफली पहुंच गए थे, बस बेचारे टॉम को छोड़ के। वहीं हमें केसी को दिखाया जाता है, ये उसकी कॉन्शियसनेस होती है या फिर पता नहीं क्या, जहाँ पे हमें मून का वो डिफेंस सिस्टम दिखाया जाता है जो कि इन्हें बताता है कि उन्हें जंग के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक एआई था और अभी इनकी पूरी फौज बाकी है। तो मे भी हो सकता है कि हमें इस मूवी का एक सेकंड पार्ट भी देखने को मिले। तो गाइज ये थी मूनफॉल मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।